हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर। एंड आज है 1 दिसंबर 2025। तो आज से 1 वीक के लिए आपका प्री सिक्योर मैं करूंगा। राज सर थोड़ा लीव पे है पर्सनल रीजंस की वजह से। सो वी विल सी द प्री सिक्योर फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। आज हम लोग 1 दिसंबर का प्री सिक्योर स्टार्ट करते हैं। प्री सिक्योर में हम क्या करते हैं? प्री सिक्योर में हम करते हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू करे थे और डायरेक्टली वही एमसीक्यू एग्जैक्टली आपको कहाँ देखने के लिए मिला था? यूपीएससी के जो भी आपका एग्जाम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर एपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 5 टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स। और 5 टॉपिक्स हैं कौन कौन से आज के? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आरईपीएम क्या है? सिंटैटिक फोम क्या है? ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे। MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर, INS तारागिरी एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पांचों टॉपिक ऐसे हैं कि जो टॉपिक आप छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आ जाएगा, तो इसलिए छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द टॉपिक्स। First is scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnet। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम पास किया है कि हमें मैन्युफैक्चर कराना है। मैन्युफैक्चर प्राइवेट एंटिटीज ही करेंगी, प्राइवेट कंपनीज ही करेंगी। रेयर अर्थ से बनने वाले परमानेंट मैग्नेट जो कि सिंटर्ड है। सिंटर्ड का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक साथ मर्ज करके एक बड़ा पार्टिकल या बड़ा ऑब्जेक्ट बना देना। इनको हम क्या बोलते हैं? सिंटर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सिंटरिंग बोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स में ही आपसे सिंटरिंग क्या है वो प्रोसेस भी पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये तीनों ऑप्शन पढ़िए आप। इट इज अ नेशन वाइज नेशनल इनिशिएटिव एम्ड at establishing a complete domestic supply chain from rare earth oxide to finished high performance magnet। तो ये क्या करेगी? एक इनिशिएटिव है। डोमेस्टिक सप्लाई चेन से हम लोग क्या करेंगे? रेयर अर्थ ऑक्साइड लेंगे और उससे हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाएंगे। तो ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर बोथ कैपिटल सब्सिडी एंड सेल्स लिंक इंसेंटिव टू द सेलेक्टेड बेनिफिशियरीज। अब ये तीनों में हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो कोई काम नहीं लग रहा है ना। अगर हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने हैं तो रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो माइंस से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, वो काम में आनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन गलत काटोगे, सी और डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ए और बी। ऑप्शन बचेंगे कि ए और बी हमारे पास आंसर होना चाहिए। बट ए तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर बोथ अ कैपिटल सब्सिडी। आज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जाओगे तो गवर्नमेंट आपको उस कैपिटल पे भी सब्सिडी देगी, और जैसे जैसे आप बेचोगे उन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो ये कहाँ पे निकला है? पीआईबी दिल्ली। पीआईबी का ये न्यूज़ है। पीआईबी में ऐसे स्कीम्स आते रहते हैं जो कई बार न्यूज़पेपर में कवर नहीं होते हैं, और वही डायरेक्टली यूपीएससी एपीएससी एग्जाम्स में आ जाते हैं। और हम सीधे सीधे, हमें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं, ये क्वेश्चन तो क्यों नहीं आया। जब भी आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के कुछ भी करंट अफेयर्स एनालिसिस देखते हो और आपको लगता है कि आपने तो बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, बट फिर भी आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि पीआईबी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग छोड़ देते हैं। उसको एनालिसिस करने वाले भी छोड़ देते हैं और आप स्टूडेंट भी छोड़ देते हो। तो आंसर क्या है? 1 और 3, ऑप्शन बी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट जो परमानेंट है ना। जैसे एक मैग्नेट होता है जो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेट का काम करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाते हो या करंट हटाते हो तो मैग्नेटिक, तो वो फिर मैग्नेट का काम नहीं करता है ना। तो जब आप करंट प्रोड्यूस, जब परमानेंट मैग्नेट, आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हो कि उसको करंट, करंट हो करंट नहीं हो, बाकी और मैग्नेट्स हो नहीं हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। वो परमानेंटली एक मैग्नेट की तरह ही काम करेगा, एक बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी के मैग्नेट की तरह काम करेगा। एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा।
बहुत स्ट्रोंगर होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। छोटे छोटे मैग्नेट तो आप यूज करते हो, बहुत स्ट्रांग होगा। टाइप नियो डाइमियम, नियो डाइमियम यूज किया जाएगा, जिसमें एनडी, एनडी फेरस, फेरस मतलब आयरन और बोरॉन यूज होंगे, और समरियम कोबाल्ट यूज किया जाएगा, जिसमें समरियम और कोबाल्ट यूज होंगे, जिनका थर्मल स्टेबिलिटी हाई है, ज्यादा गर्मी पे भी ये टिके रहेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काफी यूज होंगे, विंड टर्बाइन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मिसाइल गाइडेड सिस्टम, इन सब में इनका यूज काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट की स्कीम क्या है कि हर साल हम 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम एमटीपीए को क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। टोटल बजट गवर्नमेंट का है 7,280 करोड़, जिसमें 750 करोड़ देगी कैपिटल सब्सिडी के लिए, बाकी सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव के लिए। 7 इयर्स के लिए पूरा प्रोग्राम चलेगा। 2 इयर्स जेस्टेशन पीरियड है और 5 ईयर इंसेंटिव है। देखो ये पेज देख रहे हो ना आप, ये पेज देखो, मोदी जी का फोटो देखो और ये पेज देखो। इसी पेज से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यही पेज की इंफॉर्मेशन अगर आप लिख लेते हो गया आपका काम। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। और साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और नीति आयोग का भी ओवरसाइट रहेगा, ऊपर से उसको देखेंगे। मेन काम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ही रहेगा। करंट स्टेटस क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स में हमारे पास कमी है। हम फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर हैं। प्रोडक्शन में भी कमी है, सिर्फ 1% प्रोड्यूस करते हैं। डिपेंडेंसी चाइना पे काफी है, 90% मोनोपोली किसका है? चाइना का है। इंडिया में सैंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, ये जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में आपको कोस्टल प्लेसर सैंड्स और उसमें थोड़ा बहुत आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देखने के लिए मिलता है। राजस्थान, गुजरात में भी देखने के लिए मिलेगा। अब इस स्कीम से क्या होगा? जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कम करेंगे, सप्लाई चेन हमारा स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेट जीरो गुड, नेट जीरो मतलब जो हम एनर्जी को क्लीन रखना चाहते हैं, उसमें हेल्प मिलेगा जब ईवी व्हीकल होंगे, और जॉब नए तो क्रिएट होते ही। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेटिक फोम, फोम समझते हो ना? फोम जब नहाते हो, साबुन वाबुन घिसते हो, फोम आता है। तो यहाँ सिंथेटिक फोम क्या है? सिंथेटिक फोम के बारे में, इट इज अ कंपोजिट मटेरियल consisting of hollow microspheres, hollow बहुत hollow hollow embedded within a polymer resin matrix। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, ये सही है। It processes a closed cell structure which results in lower water absorption। वाटर का absorption क्या करता है? ये कम करता है, ये भी सही है। फर्स्ट और सेकंड सिंथेटिक फोम है ना, पोरस भी है और साथ साथ वाटर का absorption भी कम करेगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का कंडक्टिविटी हाई होगा, तो इंसुलेशन नहीं कर पाएगा, नहीं ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, तो आंसर इसका ए आएगा, सेकंड का आंसर इज ए। डिले इन गेटिंग सिंथेटिक फोम फ्रॉम फ्रांस हिट्स इंडिया समुद्रयान मिशन। इंडिया का समुद्र के अंदर जाने का जो मिशन है, जिसमें हम 6,000 मीटर की गहराई पे जाएंगे, उस मिशन में, तो उस मिशन की खास बात क्या है? 6,000 मीटर की गहराई में जब हम जाएंगे, तो वहां उस मिशन में हमें सिंथेटिक फोम चाहिए, जो फ्रांस से आना है, जो कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सिंथेटिक फोम क्या है? अनलाइक स्टैंडर्ड फोम, देखो ये स्टैंडर्ड फोम है, स्पॉन्ज जैसा दिखेगा, विच यूजेस एयर बबल्स क्रिएटेड बाय केमिकल। सिंथेटिक फोम इज अ हाई टेक कंपोजिट मटेरियल, ये सिंथेटिक फोम है जो पॉलीमर मैट्रिक्स से बनेगा। हॉलो माइक्रोस्फीयर्स होंगे, ग्लास के, सिरेमिक के, पॉलीमर्स के, है ना। तो स्टैंडर्ड फोम से ये क्या होगा? अलग होगा। फोम जो गद्दे में फोम लगता है, वैसे फोम की बात हो रही है। कंपोजिशन क्या होगा? हॉलो माइक्रोस्फीयर्स लगेंगे, रिजिड पॉलीमर मैट्रिक्स होगा। सिंथेटिक का मतलब क्या है? टर्म कम्स ऑफ द ग्रीक वर्ड सिंथेकिटोस, मतलब अरेंज टुगेदर, टुगेदर ये सब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, ठीक है। की फंक्शन क्या होगा? बायोन्सी। फोम क्या होगा? फोम को पानी में डाल दो तो तैरते रहेगा, तो ये भी बायोन्सी, क्योंकि समुद्रयान के अंदर जाना है, तो लाइट वेट होना चाहिए जिससे कि उसको बायोन्सी मिले, है ना। स्ट्रांग भी हो, कि अंदर पानी में जाने से पानी के प्रेशर से वो टूट नहीं जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। वाई इज इट क्रिटिकल फॉर डीप सी? डीप सी प्रेशर 6,000 टाइम्स, 6,000 मीटर डीप में अगर हम जाएंगे, बहुत प्रेशर होगा, तो इसलिए हमें लाइट भी चाहिए, साथ साथ में क्रश नहीं हो पानी के प्रेशर से, वो भी चाहिए। स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, वेट कम चाहिए, है ना। वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं करे, वाटर एब्जॉर्प्शन कम चाहिए। थर्मल इंसुलेशन, इट प्रोटेक्ट्स द क्रू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द डीप ओशन। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे सीधे सीधे चाहिए, तो ये इसीलिए सिंथेटिक फोम का हमारे पास जरूरत आता है। सिंथेटिक फोम के एप्लीकेशन क्या है? पानी में होगा। लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ विदाउट वेट कॉम्प्रोमाइज,
सबसी, इंसुलेशन एंड बायोन्सी। ठीक है, तो इन सब जगहों पे सीधे सीधे इसका यूज जो है वो किया जाएगा। समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन मतलब मैंड डीप ओशन मिशन, मैंड इंसान को सीधे सीधे भेजा जाएगा समुद्र में, 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा, 3 लोग जाएंगे। मत्स्य 6000 व्हीकल का नाम है, टाइटेनियम के लॉय से बना है। मिनिमम 12 आवर लोग वहां रहेंगे। ठीक है, 96 आवर्स, मतलब 600 जो है वो 96 आवर्स चल सकती है पानी के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पानी के अंदर जाके हमें रिसर्च करना है, पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोडल्स ढूंढने हैं, गैस हाइड्रेट्स ढूंढने हैं, ये सब हमारा क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में बताते हैं। It is equipped with FLIR technology and multi-mode radar to enhance maritime target detection and tracking. तो इसमें क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी है, FLIR टेक्नोलॉजी, और साथ में मल्टी मोड रडार भी है। हेलीकॉप्टर है जब मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर। तो स्टेटमेंट देख के ही गलत लग रहा है कि मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज ओवर 1000 क्यों होगा? 1000 होगा, अंडर 1000 होगा, या 1000 ही होगा? ओवर 1000 लिख देंगे तो ओवर 1000 का तो कोई और जुगाड़ है ही नहीं, कि ओवर 1000 तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो देख के गलत लग रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है भी। तो ऐसे करके हमें आंसर्स काटने होते हैं जब भी हम पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड गलत गलत, थर्ड का आंसर इज ए। ठीक है, आंसर ऑफ द थर्ड इज 1। इंडिया यूएस साइन 79985 करोड़ अग्रीमेंट फॉर नेवीज MH-60 आर हेलीकॉप्टर फ्लीट सपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री। तो 1 सही है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ बन रहा है? ये मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, जो आप नेवी यूज करेगी, अपने सीधे सीधे जो शिप्स हैं उसके ऊपर से उड़ाएगी। ठीक है, एंटी सबमरीन एंटी सरफेस वॉरफेयर में लॉकहीड मार्टिन यूएसए में इसको बनाता है। टॉप स्पीड 267 है, रेंज बस 454 है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, ऑल वेदर है, सारे वेदर में इसको यूज किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनमेंट सपोर्ट अग्रीमेंट, है ना? तो अवेलेबिलिटी ज्यादा देर तक रहेगा इसका, मेंटेनेंस के टर्म में, रिपेयर, ठीक है। सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सब सीधे सीधे हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू IRS तरंगिरी recently delivered to the Indian Navy, consider the following statement. INS तारागिरी, INS तारागिरी नाम एकदम परफेक्टली याद रखिए। It is the fourth ship of the Nilgiri class under Project 17A built by Megazon Dock Shipbuilding Limited. शिप बिल्डिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, नाम जरूर याद रखिएगा, मेगाजॉन डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड, जिसमें प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के अंदर फोर्थ शिप INS तारागिरी आया है। बिल्कुल करेक्ट है। इट यूजेज ए कंबाइंड डीजल और गैस, डीजल और गैस दोनों का यूज करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। DRDO ने इसको डिजाइन किया है, ये गलत है, यही गलत है, बस थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ का सी। अब देखिए, डिलीवरी ऑफ तारागिरी द फोर्थ नीलगिरी क्लास इंडिजिनस एडवांस स्टील फ्रिगेट। ठीक है, तारागिरी क्या है? तारागिरी नेम्ड आफ्टर द अर्स्ट वाइल INS तारागिरी, पहले भी एक तारागिरी रह चुका है। बिल्डर इसका कौन है? बिल्डर वही है, MDL, मेगाजोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। बिल्ट यूजिंग इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, असेंबलिंग प्री बिल्ट ब्लॉक, है ना? प्री बिल्ट ब्लॉक मतलब पहले से बने हुए ब्लॉक को असेंबल कर देना। 17A नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट के अंदर, शिवालिक क्लास के अंदर चल रहा है। टोटल इसमें 7 फ्रिगेट्स आने हैं, जिसमें 4 MDL देगा और 3 GRSE देगा। डिजाइन इसको किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, 75% MSME ने इसके अंदर काम किया है इंडिजिनसली। इंडिजिनसली मतलब इंडिया के अंदर, जो इसका कंपोनेंट्स देने में। स्टील्थ मतलब रडार के एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। प्रोपल्सन डीजल और गैस दोनों से कंबाइंडली चलेगा। वेपन ब्रह्मोस वगैरह यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है ना? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी किया जा सकता है। सेंसर्स भी इसमें लगे होंगे। तो ये सारा इसका क्या है, की फीचर एंड टेक्निकल डिटेल है। कई बार आपसे बेसिक टेक्निकल डिटेल पूछे जाते हैं, खासकर कंबाइंड डीजल और गैस, ये डिटेल आपसे जरूर पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है। IMO is a specialized agency of the UN responsible for regulating the safety and environmental impact of international shipping.
बिल्कुल सही है, नींद में भी आप सही बोलोगे। आई एम इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमओ हैविंग ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। तो जहां यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, मैक्सिमम में इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी ही है। ठीक है। The IMO Council is elected by the Assembly and function as the executive body supervising the organization work। थर्ड भी सही, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सेकंड गलत है। आईएमओ कुछ वैसे ऑर्गेनाइजेशन में आता है जहां इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर नहीं। इनकरेक्ट में सेकंड सेकंड इनकरेक्ट है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया री इलेक्टेड, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया री इलेक्ट हुआ है तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल विथ हाईएस्ट वोट मिले इंडिया को, री इलेक्ट हुआ है मैरीटाइम। मैरीटाइम मतलब पानी, पानी का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जो पानी के अंदर शिप्स का सेफ्टी सिक्योरिटी इन सब का ध्यान रखने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाता है। 1948 में बना था, 1958 में ये फोर्स में आया, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया ने इसको 1959 में ज्वाइन किया, क्योंकि ये फोर्स में 1958 में आया, भले ही वन 1948 में गया था। देर आर 67 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर काम करते हैं। टोटल मेंबर 176 है इसके। आईएमओ में एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं। आईएमओ में एक असेंबली होता है जिसमें सारे कंट्री हो सकते हैं, 176 कंट्रीज हैं फिलहाल। आईएमओ की जो काउंसिल होती है 2 साल के लिए चुनी जाती है। ये काउंसिल में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जांपल एमपी चुने जाते हैं, एमपी के बाद उसी उसी एमपी में से मिनिस्टर चुने जाते हैं। तो आप समझ लो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसी में से काउंसिल चुनी जाती है। काउंसिल 2 साल के लिए चुनी जाती है। तो इंडिया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, काउंसिल पे हमें री इलेक्ट किया गया, री इलेक्ट वो भी हाईएस्ट वोट से किया गया है। ठीक बात है कि दिस इज द करंट न्यूज। और ये पांचों क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे। ठीक। आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे नहीं पाया, थैंक यू एंड जय हिंद।